हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो सर्विसेज जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती हैं, उनको हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। तो आज के मार्केट में इतना कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। क्लियर, कंपटीशन हर मार्केट में इंक्रीज़ हो चुका है। तो अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं। जैसे कि फंड्स के लिए बैंक का इस्तेमाल करती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बड़े-बड़े अमाउंट्स में जो है वहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। भाई लाखों कस्टमर हैं जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, तो वो कैश पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। क्लियर, उनको वो ट्रांज़ैक्शंस करेंगे। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने सप्लायर्स को, अपने रिटेलर्स को, अपने होलसेलर को, अपने जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनको पेमेंट करना होता है। तो उस सर्विस को अवेल करने के लिए उनको बैंक के पास जाना होता है। क्लियर, बैंक के पास बहुत सारा सेविंग्स होगा, बहुत सारे उनके प्रॉफिट्स होंगे, तो उसको मैनेज करना है, उनके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक्स के पास जाना पड़ता है। साथ ही साथ बैंक को अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी होती है। तो अब बैंक को अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करने के लिए या तो उतना सारा कैश अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे, या फिर क्या होता है कि बैंक में जो है सबमिट कर दिया जाता है और बैंक जो है टाइमली जो है मंथली बेसिस पे एम्प्लॉय को सैलरी पे कर देती है। तो यानी कि ये जो डिफरेंट सर्विसेज हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक पेमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, सैलरी पेमेंट हो गया, क्लियर, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सारा काम कौन कर देता है? बैंक्स कर देती है। तो बैंक क्या है? बैंक जो है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस में। तो इन्हीं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का जो कि बैंक प्रोवाइड करती है फाइनेंस से रिलेटेड, उसका इस्तेमाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। अपने प्लांट, मशीनरी, गुड्स इन सबको जो है प्रोटेक्ट रखने के लिए, इंश्योर रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करना है, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो है कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, उनके सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं। रॉ मटेरियल मंगवाना है, फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ का इस्तेमाल करती हैं। इसी तरीके से टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज का इस्तेमाल जो है करती हैं, जिसके ज़रिए जो है वो अपना प्रोडक्ट सप्लायर के पास, वेंडर के पास, कस्टमर के पास पहुँचा सकती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, आप जो है ऑर्डर करते हो, तो आपका सामान फ्लिपकार्ट से आपके घर कैसे पहुँचता है? तो फ्लिपकार्ट जो है ऑर्डर आपका लेती है, एक्सेप्ट करती है। फ्लिपकार्ट जो मैन्युफैक्चरर है, उसको जो है वहाँ पर आपके सेल ऑर्डर को भेजती है। फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो इन टेलीकॉम और जो पोस्टल सर्विसेज़ हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको जो है डिलीवर करती है। टेलीकॉम के ज़रिए आपके पास जो मैसेज है, फिर जो भी ईमेल है, ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं। तो जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट सर्विसेज़ का इस्तेमाल करती है अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उन्हीं को हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। क्लियर, तो यहां पर हम बात करेंगे पहले कि बैंक के बारे में। तो बैंक या फिर बैंकिंग कंपनी वो होते हैं जो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, यानी लोगों से पैसा अपने यहाँ पर जमा करवाते हैं, और साथ ही साथ बैंक ही हैं जो कि डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअल को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको जो है ऋण जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेंड करते हैं, यानी कि लोन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, तो बैंकिंग कंपनी या फिर बैंक इन इंडिया इज वन विच एक्सेप्ट मनी फॉर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये क्या करते हैं? ये जो है पैसा एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से डिपॉजिट करने के लिए। बैंक क्या है भाई? अपने घर पे आप बहुत सारा पैसा नहीं रख सकते हो, क्लियर, और अपने घर पे पैसा रखोगे तो आपको उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। तो ऐसे में जो है बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोग अपना पैसा जाकर जमा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करोगे तो वहां पर जो है आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, वहां पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपका पैसा रखे रखे वहां पर थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। घर में रखोगे तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन बैंक में अगर आप सबमिट कर दोगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे कि आपका जो इनकम है, वो जो आपने डिपॉजिट किया था, वो बढ़ता रहेगा। और साथ ही साथ जो बैंक में आपने पैसा जमा किया है, उसी पैसे को बैंक क्या करती है? अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है या फिर लोन प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो एक्सेप्ट मनी फॉर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड रिपे ऑन डिमांड थ्रू विथड्रॉल फॉर्म, चेक, ड्राफ्ट, एटीएम। आपने अपना जो है पैसा बैंक में सबमिट कर दिया, साथ ही साथ जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको बैंक रिपे भी करती है। वो चाहे आप विथड्रॉल फॉर्म जाके फॉर्म फिल करके आप बैंक से निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट से निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं। तो यानी कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पर लोग अपना पैसा जमा भी करते हैं और साथ ही साथ वहां से अपना पैसा वो टाइमली निकाल भी सकते हैं। प्लस लेंड्स मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बैंक ही है जो कि इंडिविजुअल या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लोन पर देती है। अब इससे फायदा क्या है भाई? इसी के जरिए ये जो बैंक अपना जो कस्टमर का पैसा है वो लोन पर दे रही है डिफरेंट लोगों को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले क्या करती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये इंटरेस्ट जो है चार्ज करती है, कमीशंस लेती है। और इसी इंटरेस्ट और कमीशन से जो बैंक पैसा कमा रही है, इसी में से जो पब्लिक का पैसा उनके पास जमा होता है, उनको वो इंटरेस्ट भी पे करती है। और इसके अलावा दे
प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक फॉरेन एक्सचेंज, लॉकर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यानी कि किसी को जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर शेयर्स में जो है डील करना है या एसआईपी परचेज करनी है, तो बैंक वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? तो बैंकिंग कंपनी या फिर बैंक क्या हो गई? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई जो लोगों से पैसा अपने यहाँ पर जमा करवाती है, उस पैसे को मैनेज करती है, उस पैसे को एज अ लोन जो है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है। किसी को होम लोन चाहिए, किसी को कार लोन चाहिए, किसी को बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए। क्लियर? वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो है वहां पर लोन लेते हैं लोग, तो शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये जो है बैंक प्रोवाइड करती है। और ये लोन प्रोवाइड करके ही जो है बैंक वहां पर पैसे अर्न करती है इंटरेस्ट और कमीशन के रूप में। और साथ ही साथ कस्टमर्स जिन्होंने अपना पैसा बैंक में सबमिट किया होता है, उनको जो है वहां पर इंटरेस्ट पे भी करती है। क्लियर? तो इससे पब्लिक को भी फायदा होता है, बैंक को भी फायदा होता है, और जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसकी भी नीड यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो ओवरऑल कहें तो इट मोबिलाइजेस द सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक फंड्स अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि बिजनेस को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे रिक्वायरमेंट होती है, वो पैसा कहां से वो ले सकते हैं? वो बैंक से जो है ले सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको बिल्डिंग बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो साल भर के अंदर जो इनको खर्चा करना होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जहां पर साल भर के अंदर उनको जो वहां पर रिटर्न मिल जाता है। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस को जो भी पैसा की रिक्वायरमेंट होती है, वो बैंक से वो लोन ले सकते हैं, तो बैंक उनको वो लोन प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट बैंक्स आप देखेंगे, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, उत्कर्ष, सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारे बैंक्स हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, और जो फॉरेन एक्सचेंज, लॉकर्स प्रोवाइड करना। लॉकर्स में आप अपने गहने, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसे जो है वहां पर जाके रख सकते हो। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस भी अब तो बैंक जो है प्रोवाइड करने लग गई हैं। इसके अलावा पेंशन स्कीम्स हो गए और भी चाइल्ड एजुकेशन स्कीम्स हो गए, तो अलग अलग चीजें जो है बैंकिंग सर्विसेज जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं बैंक का इस्तेमाल करती हैं अपने पैसे को सबमिट करने के लिए, बैंक में सेफ रखने के लिए, एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, या फिर रिटेलर्स को, सप्लायर्स को रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट करना है, या कस्टमर के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना है, तो रिफंड्स जो है कस्टमर को देने हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर बैंक को अगर अपनी किसी एक्सपेंशन करना है, नया ब्रांच ओपन करना है, तो उसके लिए लोन चाहिए, तो वो बैंक के पास जाती है। तो बैंकिंग की ये सारी सर्विसेज जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ए बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड टू रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स। तो यहां पर ध्यान रखना है कि बैंक, कोई भी अपना बैंक अपने आप बैंक नहीं बन जाएगा, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्लियर? ये डिपॉजिट को रिसीव करने के लिए, लोन्स को देने के लिए। दोज हु हैव मनी इन द बैंक आर नोन एज डिपॉजिटर, यानी कि वो लोग जो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटर्स कहते हैं। और वो लोग जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फिर बैंक जिनको पैसा देता है, उनको हम क्या कहते हैं? बोरोवर्स कहते हैं। क्लियर? तो बैंक जिनको लोन देता है, बोरोवर्स, बोरोवर्स यानी उधार लेना, और बैंक जिससे पैसा लेता है, यानी कि लोगों ने अपना पैसा उनको बैंक में डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिटर्स। जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है, डिपॉजिटर्स। जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, वो बोरोवर्स। क्लियर? तो ये जो बैंक हैं, इनको लाइसेंस कौन देता है, यानी ये कहां रजिस्टर्ड होना चाहिए? तो बैंक्स इन इंडिया आर प्राइमरली रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत जो ये बैंक हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं। और इसी द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंक क्या होता है? बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिक से मनी को डिपॉजिट करवाता है और उसी पैसे को लेंड करता है या फिर इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम बैंकिंग कहते हैं। तो बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? पैसे इकट्ठा करो और फिर पैसे को इन्वेस्टमेंट फिर लोन के रूप में दे दो, तो यही बैंकिंग हो गई। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम करता है, यानी कि लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे को जो है लोन के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको हम बैंक कहते हैं। और ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, पैसे को लेना, फिर पैसे को दे देना उधार के रूप में, लोन के रूप में, तो उसी एक्टिविटी को हम बैंकिंग कहते हैं। क्लियर? तो बैंक जो है ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। टाइप ऑफ बैंक की बात करें तो बैंक को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक। क्लियर? कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो एक एक करके हम इन चारों को देखते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक, जिसको हम वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, तो मेन मोटिव जो कॉमर्शियल बैंक का होता है, ये होता है कि लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और लोन के रूप में जो है लोगों को पैसा दे देना। क्लियर? तो एक कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स लोन टू इट्स क्लाइंट्स।
तो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको एज अ लोन क्लाइंट्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक अ प्रॉफिट। लोन क्यों देते हैं, जिससे कि वो उस लोन अमाउंट का जो है इन्वेस्ट कर सके, कंज्यूम कर सके और जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो डिफरेंट आपको कॉमर्शियल बैंक देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो ये सब क्या है, ये सब कॉमर्शियल बैंक्स हैं। तो अब ये कॉमर्शियल बैंक भी दो टाइप के होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। क्लियर? तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या हो गया कि वो बैंक जहां पर गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज अ मेजर स्टेक एंड दे यूजुअली नीड टू एम्फसाइज ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव देन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हो गए, जहां पर गवर्नमेंट का ज्यादा स्टेक होता है, ज्यादा शेयर्स होता है और इन बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। वहीं पर दूसरा कौन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक बट ऑब्वियस बात है कि ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्रमोटर्स एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेस। तो जो भी मार्केट में गाइडलाइंस होती है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा लोन और जो है मनी को जो है बोरोवर्स को देना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा ही इनको जो है इंटरेस्ट और कमीशन जो है वहां पर मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक का मोटिव क्या होता है कि सोशल सर्विसेज देना, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ, लेकिन फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं होता है ज्यादा। क्लियर? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया, तो ये सब क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्लियर? तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक जो कि पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और उसी पैसे को जो है एज अ लोन अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ बैंक है दैट इज कोऑपरेटिव बैंक। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा था, याद है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, इसको हम सहकारी बैंक भी हिंदी में कहते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अपने मेंबर्स को चीप में, सस्ते में उधार देने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स। भाई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो डिफरेंट लोगों ने मिलकर जो इस बैंक को स्टार्ट किया है। तो जितने लोगों ने, जो मेंबर हैं, जो जिन्होंने इस बैंक को स्टार्ट किया है, उन्हीं लोगों को जो है ये सस्ते में क्या करते हैं, क्रेडिट यानी उधार यानी लोन प्रोवाइड करते हैं। मेन मोटिव यही होता है। हालांकि आप जो कोऑपरेटिव बैंक है ये भी जनरल पब्लिक को भी जो है उनसे पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और उनको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन मोटिव जो है कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या होता है कि अपने मेंबर्स को चीप यानी सस्ते में, कम इंटरेस्ट पर जो है लोन प्रोवाइड करना, ये मेन मोटिव होता है इनका। दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज सेविंग एंड लोन्स टू नॉन मेंबर्स एज वेल एज टू मेंबर्स। तो ये नॉन मेंबर्स को भी जो है सेविंग और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो कोऑपरेटिव बैंक्स किस एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत जो है ये गवर्न होते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है ये रूरल क्रेडिट यानी जो रूरल एरियाज हैं वहां पर उधार देने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं। खासकर एग्रीकल्चर के लोगों को फाइनेंस जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे भारत कोऑपरेटिव बैंक है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है लिमिटेड है, अपना सहकारी बैंक है। तो ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि बनाए ही इसीलिए गए हैं जिससे कि अपने मेंबर्स को जो है सस्ते में लोन प्रोवाइड कर सकें, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? वहीं पे जो तीसरा कैटेगरी है, तीसरा टाइप है बैंक का, दैट इज स्पेशलाइज्ड बैंक यानी विशिष्ट बैंक। तो स्पेशलाइज्ड बैंक नाम से क्लियर है कि ये स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। क्लियर? बैंक्स कैटरिंग टू स्पेसिफिक नीड यानी कि ये बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए जो है सेटअप किए जाते हैं। जैसे कि एक्सिम बैंक, एक्सिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज को, जिससे कि वो आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड का काम कर सकें और उनको कोई भी वहां पर प्रॉब्लम ना आए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक नाम में ही क्लियर है, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज को ही ये जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंक जो है सेटअप किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है वो जाके अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं यानी कि इंडिया से सामान बाहर भिजवा रहे हैं या फिर बाहर से सामान इंडिया में मंगवा रहे हैं, तो उन लोगों को ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? तो स्पेशलाइज्ड
banks are foreign exchange banks, industrial bank, development bank, export import bank. तो ये सारे जो banks होते हैं ये specialized bank होते हैं. Clear? These banks provide financial aid to industries, heavy turnkey project and foreign trade. तो ये banks किसको loan provide करती हैं? Financial aid provide करती हैं जो industries हैं, जो manufacturing companies हैं, जो बड़े-बड़े project का काम कर रहे हैं, foreign trade कर रहे हैं, उनको जो है ये specialized bank जो है financial services provide करती हैं. जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ये स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है. इसी तरीके से नाबार्ड आपने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो ये बनाया गया है. तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो है ये स्पेशलाइज्ड बैंक बनाए जाते हैं. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, पहले ये जो आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी है ये भी स्पेशलाइज्ड बैंक ही होते थे एक तरीके से. आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई. इस तरीके से एचडीएफसी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो हाउसिंग डेवलप करने के लिए जो ये बैंक सेटअप किया गया था. इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए आईसीआईसीआई को सेटअप किया गया था. क्लियर? तो अब ये जो है तो जनरल सर्विसेज ही प्रोवाइड करने लग गए हैं. तो स्पेशलाइज्ड बैंक जो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, जो स्मॉल बिजनेस है, एग्रीकल्चर, रूरल को प्रमोट करने के लिए जो है बैंक बनाए जाते हैं, तो उसको हम स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं. और ये जो है किसी स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक एक्ट के तहत भी जो है ये बनाए जाते हैं. और वहीं पर जो नेक्स्ट है दैट इज सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक. ये एक्चुअली पब्लिक से पैसा नहीं एक्सेप्ट करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, ये जो डिफरेंट बैंक्स हैं, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इनको रेगुलेट करती हैं, इनको सुपरवाइज करती हैं कि सही तरीके से एज पर रूल, एज पर गाइडलाइंस ये काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री. तो हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है. जैसे इंडिया का क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है. ये क्या करती है कि इंडिया में जितने भी स्मॉल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबको मॉनिटर करती है, सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है. इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, यानी कि कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, कितना रेपो रेट रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा, यानी कि जो बैंक्स हैं वो आरबीआई में अपना पैसा, कितना पैसा रखना होगा, आरबीआई से कितने पैसे, कितने रेट पे जो है बैंक लोन ले सकती है. क्लियर? इसी तरीके से कितने इंटरेस्ट पे होम लोन मिलेगा, कार लोन का क्या इंटरेस्ट रेट होगा, जो सेविंग बैंक्स हैं उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इंडिया में डिसाइड करती है. तो इट आल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर. ये जो है आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है ये गवर्नमेंट बैंक के रूप में काम करती है. तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है. क्लियर? तो चार टाइप के बैंक होते हैं. पहला कॉमर्शियल बैंक, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा स्पेशलाइज्ड बैंक, चौथा सेंट्रल बैंक. तो जो कॉमर्शियल बैंक है ये सभी पब्लिक के लिए ओपन होता है. सब पब्लिक जो भी है, जो जनरल पब्लिक है, वो अपना बैंक यहाँ पर आके अकाउंट अपना यहाँ पर आकर ओपन करवा सकते हैं और लोन ले सकते हैं. कोऑपरेटिव बैंक खासकर बनाए जाते हैं अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए. तो कोऑपरेटिव बैंक जो है सस्ते में, कम इंटरेस्ट पे जो है अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करता है. वहीं पर स्पेशलाइज्ड बैंक है वो स्पेसिफिक एरिया को, इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को, एग्रीकल्चर, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक. और वहीं पर सेंट्रल बैंक है जो कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है और उनको जो है कंट्रोल करती है. तो सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन सी है? तो दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? ये जो है डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, जिसको सभी बैंक को फॉलो करना होता है. अब हम बात कर लें फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं, ये क्या क्या काम करती हैं. तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है हमने ऑलरेडी डिफिनेशन में ही डिस्कस कर लिया है, तो उसी को जो है आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेना है. तो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना. तो ये क्या करती हैं कॉमर्शियल बैंक्स? ये पब्लिक से पैसा सबमिट करवाती हैं. ये पब्लिक अपना पैसा जाकर यहाँ पर सबमिट कर सकती है और बैंक को सबमिट करना होता है. क्लियर? तो एक्सेप्ट मनी फ्रॉम डिपोजिटर्स, डिपोजिटर्स से पैसा जो है ये एक्सेप्ट करती हैं. दीज डिपॉजिट्स आर जनरली टेकन थ्रू करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट्स. तो जो पब्लिक है अपना पैसा बैंक में जाके किस तरीके से जमा करवा सकती है? या तो वो करंट अकाउंट ओपन करके सबमिट कर सकती हैं, या फिर सेविंग अकाउंट जो है ओपन करके अपना पैसा सबमिट कर सकते हैं, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जो है अपना पैसा बैंक में सबमिट कर सकते हैं. और एज बोरोवर्स दे पे इंटरेस्ट एंड एज लेंडर्स दे ग्रांट लोन्स एंड
गेट इंटरेस्ट। तो बैंक क्या कर रही है, बैंक जो है पैसा ले रही है किससे, कस्टमर से। क्लियर। तो उसके बदले कस्टमर को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट होता है। फिक्स डिपॉजिट जब आप करते हो तो वहां पर 7-8% का इंटरेस्ट आपको जो बैंक पे करती है। क्लियर। वहीं पर बैंक क्या करती है, बैंक जो है यही पैसा जो कस्टमर से उन्होंने डिपॉजिट किया है, ये एज अ लोन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती हैं। तो उसके बदले उनसे क्या लेती हैं, उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। क्लियर। तो बैंक जो है जिन्होंने लोन लिया है उनसे इंटरेस्ट ले रही है, और बैंक जो है कस्टमर को इंटरेस्ट दे भी रही होती है। क्लियर। रेट जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से जो है बैंक पैसा अर्न करती है और बैंक जो है कस्टमर को इंटरेस्ट भी देती है। बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाई आरबीआई ऑन दिस डिपॉजिट्स। तो बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है पैसा चार्ज करेगी लेंडर से, या फिर पैसा देगी, इंटरेस्ट देगी कस्टमर को, ये डिसाइड कौन करेगा, आरबीआई डिसाइड करती है। तो जो सेंट्रल बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का है, तो ये जो है डिसाइड करती है, जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे वही इंटरेस्ट रेट जो है बैंक को अपने यहाँ पर एप्लीकेबल करना होता है। तो अभी हमने जो है 3 टाइप के अकाउंट की बात की, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर जो कस्टमर है उसके करंट अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो बिना किसी प्रायर नोटिस के पूरा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। सेविंग अकाउंट भी क्या है, वो भी एक तरीके का करंट अकाउंट टाइप का ही होता है, बस सेविंग अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वहां पर आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, वहां पर आपको मिनिमम बैलेंस जो है बनाकर मेंटेन करके रखना होता है। क्लियर। और वहीं पर जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है टाइम डिपॉजिट होता है, टाइम बाउंड होता है, यानी कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए जो है वहां पर अपना पैसा फिक्स कर देते हैं। क्लियर। और वहां पर जो है आपको सेविंग अकाउंट के कंपेरेटिवली ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहां पर मिलता है। जैसे सेविंग अकाउंट है तो वहां पर आपको 2% 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहीं पर फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर आपको 6% 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर मिल सकता है। क्लियर। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी जमा स्वीकार करना, पब्लिक से पैसा एज अ डिपॉजिट अपने पास रखना, ये पहला फंक्शन हो गया बैंक का। दूसरा जो है लेंडिंग ऑफ फंड्स, ऋण देना। क्लियर। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि बैंक जो है ये जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी जैसे आपको घर बनवाना हो, आपको अपना बिजनेस रन करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। तो बैंक क्या करती है, बैंक फंड्स को लेंड करती है, एज अ लोन जो है वो बोरोवर्स को देती है। तो सेकंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस आउट ऑफ द मनी रिसीव्ड थ्रू डिपॉजिट। तो कहां से देती है पैसा, ये एज अ लोन कहां से देगी पैसा, जो डिपॉजिट आए हैं पब्लिक से बैंक में, उन्हीं पैसों में से ये एज अ लोन जो है अपने बोरोवर्स को लेंड करती है पैसा, कॉमर्शियल बैंक। क्लियर। दीज एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, टर्म लोन और कंज्यूमर क्रेडिट। तो इन तरीकों से जो है ये पैसा एज अ क्रेडिट जो है वो ऑफर करते हैं अपने बोरोवर्स को। द फंड्स लेंट आउट बाय बैंक्स कंट्रीब्यूट अ ग्रेट डील टू ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। और एक्चुअली में बहुत सारी भाई एक्टिविटीज हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं, उनके लिए सबके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा बैंक से लोन लेकर ही वो लोग अपना काम परफॉर्म करते हैं। इसीलिए बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर बैंक ना हो तो लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्री एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जब ये सारा काम परफॉर्म नहीं होगा तो बट ऑब्वियस बात है कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी गिरेगी। तो सब सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया बैंक का, लेंडिंग ऑफ फंड्स। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा लेंडिंग ऑफ फंड्स। तो कस्टमर से पैसा एक्सेप्ट किया, डिपॉजिट किया अपने यहाँ पर, और उसी पैसे में से जो है जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स है, उनको एज अ लोन जो है वो पैसा प्रोवाइड किया। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है चेक फैसिलिटी। तो चेक क्या होता है, तो आपने जब भी अपने बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा तो वहां पर आपको एक चेकबुक मिला होगा। नॉर्मली बैंक जो है देती नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको चेकबुक मिलता है। तो चेकबुक में क्या होता है कि अलग अलग पीस ऑफ पेपर होते हैं जो कि बैंक द्वारा प्रिंटेड होते हैं, जहां पर आपका अकाउंट नंबर, आपका जो है आईएफएससी कोड होता है, आपको साइन करने के लिए स्पेस बनाया जाएगा। तो वहां पर आप अमाउंट फिल करके किसको पेमेंट करना है, खुद को या फिर किसी और को पेमेंट करना है, उसका नाम, अकाउंट नंबर डालकर आप जब साइन करते हो तो वो अमाउंट जो है बैंक उस पर्सन को जिसका भी नाम चेक पे लिखा होगा उसको पे कर देती है। तो ये फैसिलिटी भी जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक प्रोवाइड करती है। तो यानी कि रेमिटेंस एक तरीके से कह लीजिए कि चेक फैसिलिटी भी जो है बैंक प्रोवाइड करती है। चेक के जरिए जो कस्टमर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या फिर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ए यूनिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स फॉर द विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट को विड्रॉ करने के लिए, जो भी पैसा आपने सबमिट किया है उसको विड्रॉ करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए चेक एक यूनिक फीचर है जो कि बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। बैंक रेंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू
टू देयर कस्टमर बाय कलेक्टिंग देयर चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक। तो बैंक क्या करती है, या तो आपने चेक काट के दिया है किसी और को पे करने के लिए, तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको पे कर देगी किसी और को, या फिर किसी और ने आपको चेक दिया है, तो जब आप बैंक में जाके सबमिट करते हो तो बैंक आपके बिहाफ पर उस चेक को जो है जिसने भी चेक दिया है उसके बैंक से क्लेरिफाई करते हो, वहां से पैसा ट्रांसफर करके आपके अकाउंट में डालती है। तो ये चेक फैसिलिटी जो है बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। तो देयर आर प्राइमरली टू मेन टाइप ऑफ चेक्स, दो मेन टाइप ऑफ चेक्स होते हैं, एक होता है बियरर चेक और दूसरा होता है क्रॉस चेक। बियरर चेक का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास चेक है उसको पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपके नाम पे किसी ने चेक काट दिया तो आप चेक लेके बैंक जाओगे तो आपको तुरंत वहां पर पैसा मिल जाएगा, चाहे आपका अकाउंट उसमें हो चाहे ना हो। लेकिन वहीं पर क्रॉस चेक क्या होता है कि जो चेक होता है उसी पे कॉर्नर में क्रॉस डबल लाइन बना दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब वो चेक जो है आप लेके बैंक में जाओगे तो आपको हाथों हाथ नहीं मिलेगा बल्कि आपके अकाउंट में जाएगा, व्हिच आर टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन द पेइज अकाउंट। तो दो टाइप के चेक हैं, नॉर्मल चेक है, कोई भी क्रॉस नहीं है तो आप लेके जाओ बैंक काउंटर पे, आपको वहां पर कैश मिल जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस चेक है तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर आपके अकाउंट में ही, पेज के अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा, कैश वहां पर नहीं मिलेगा। तो बियरर चेक है, क्रॉस चेक है, क्लियर। तो नॉर्मली क्रॉस चेक को ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि भाई पेज के अकाउंट में जाएगा तो एक प्रूफ रहता है, क्लियर। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया चेक फैसिलिटी। वहीं पर फोर्थ है रेमिटेंस ऑफ फंड्स, यानी धन का हस्तांतरण करना। रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब क्या हो गया कि फंड को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक। एक तो चेक वाला आपने देख ही लिया कि चेक के जरिए आप जो है विड्रॉ कर सकते हो या फिर किसी और को जो है पेमेंट कर सकते हो, क्लियर। इसके अलावा अदर टेक्निक्स भी हैं जिसके जरिए फंड्स को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक्स, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट आपने देखा होगा कि क्या होता है, ये भी चेक की तरह होता है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट है ये आपको जो है जाकर बैंक में बनवाना पड़ता है, उसके बाद इस ड्राफ्ट को जिसको भी देंगे वो जो है उसके पास पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। पे ऑर्डर्स, मेल ट्रांसफर ऑन नॉमिनल कमीशन चार्जेस, लेकिन इनमें क्या है, इनमें आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हो या फिर जो है आप जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया, अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो अब नेट इंटरनेट बैंकिंग का यूज हो रहा है, यूपीआई के जरिए, एनईएफटी के जरिए, आईएमपीएस के जरिए आप जो है फंड्स ट्रांसफर कर दे रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि अभी तो नेफ्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, यूपीआई में भी कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन आईएमपीएस पे अभी जो है आया है कि अगर आप 20,000 से 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आपको 10 रुपए चार्ज देना पड़ेगा बैंक को, क्लियर। तो ये रेमिटेंस ऑफ फंड्स यानी कि फंड्स को ट्रांसफर करने की भी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है बैंक, लेकिन कुछ कुछ चीजें फ्री हैं और कुछ चीजों में वहां पर आपसे चार्ज लिया जाता है, तो इसके जरिए भी जो है बैंक वो पैसा अर्न करती है, क्लियर। वहीं पर इसके अलावा फिफ्थ फंक्शन है एलाइड सर्विसेज, यानी सहयोगी सेवाएं। यानी ये जो मेन फंक्शन है कि बैंक में पैसा जमा करवाना और जो है पैसा लोन पर देना, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इन फंक्शन के अलावा भी जो है बैंक्स जो है कुछ अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं फाइनेंस से ही। तो बैंक्स आल्सो प्रोवाइड एलाइड सर्विसेज सच एज बिल पेमेंट, लॉकर फैसिलिटीज, अंडरराइटिंग सर्विसेज। लॉकर फैसिलिटीज आप देखिए बहुत सारे बैंक में अवेलेबल होता है जहां पर आप अपने इंपॉर्टेंट चीजें जो है जाकर सबमिट करवा सकते हो, वहां पर रख सकते हो, सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, क्लियर। बिल पेमेंट, आपको जो है कहीं किसी का बिल पे करना है, कोई क्रेडिट कार्ड बिल है या फिर जो है क्रेडिट कार्ड, जैसे देखिए एलाइड सर्विसेज में क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है आप कहीं से भी कोई भी परचेज कर सकते हैं, बाद में उसको जो है धीरे-धीरे आप जो है इंस्टॉलमेंट में या फिर एक साथ पूरा पेमेंट कर देते हैं, क्लियर। बिल पेमेंट की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, वाटर बिल पे करना हो या फिर हाउस टैक्स पे करना हो, तो उस ये सर्विसेज जो है बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एलाइड सर्विसेज हैं, मेन सर्विसेज नहीं, लेकिन ये एलाइड सर्विसेज हैं, क्लियर। दे आल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। आपको जो है शेयर मार्केट में डील करना है तो ये डीमैट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करती हैं, शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग में जो है हेल्प करती हैं, क्लियर। और जो अदर पर्सनल सर्विसेज हैं जैसे कि पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करना है तो वो सर्विसेज ये जो है पे करती हैं। डिविडेंड को कलेक्ट करना है तो ये जो सर्विसेज जो है ये बैंक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे कॉमर्शियल बैंक के, क्लियर। तो आपको ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन याद ही रखने हैं। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। दूसरा, लेंडिंग ऑफ फंड्स, यानी फंड्स जो हैं जो भी बैंक में पैसा इकट्ठा हुआ है उसको एज अ लोन प्रोवाइड करना। तीसरा, चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। चौथा, रेमिटेंस ऑफ फंड, यानी फंड्स को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और पांचवा है एलाइड सर्विसेज, यानी कि इन सर्विसेज के अलावा जो है अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना, बिल पेमेंट हो गया, शेयर मार्केट में डील करना हो गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना हो गया। तो ये सर्विसेज भी जो है लॉकर फैसिलिटीज हो गई, ये सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।